नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर एक बार आपका फिर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी भारतीय इतिहास पर। तो भारतीय इतिहास पर हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के अंदर हमने ऋग्वेद काल को पूरा कर लिया था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और अब हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तरी वैदिक काल। तो उत्तरी वैदिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक कौन सी बातें रही थी, कौन सी इनकी आर्थिक स्थिति, वही बातें जो हमने पीछे ऋग्वेद काल के अंदर पढ़ी थी, उन्हीं बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल मिशन उत्कर्ष पर। तो हेडिंग लगा लीजिए, उत्तरी वैदिक काल। देखो, अब बात करें उत्तरी वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, तो सबसे पहले तो इसका समय कौन सा था। यदि हम समय की बात करें, यदि हम इसके समय की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा था। और क्या बात है, यदि मैं इसके भौगोलिक विस्तार की बात करूं, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में। भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, यदि मैं भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो किन दो नदियों के मध्य किन दो नदियों के मध्य इनका भौगोलिक विस्तार माना जाता है। तो वो जो दो नदी हैं, उन नदियों का नाम है सरस्वती नदी। देखो, यदि मैं भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो सरस्वती नदी से लेकर गंडक नदी के मध्य इनका भौगोलिक विस्तार माना जाता है। इनका भौगोलिक विस्तार माना जाता है। यानी सरस्वती नदी से लेकर के गंडक नदी के मध्य इनका क्या माना जाता है, भौगोलिक विस्तार माना जाता है। और कौन सी बात है, देखो, अग्नि के प्रयोग से दोहाब में आर्य सभ्यता बढ़ी। अब सर आर्य सभ्यता बढ़ी कैसे, तो मैंने कहा कि अग्नि की मदद से दो आब क्षेत्रों में यह सभ्यता बढ़ी। कैसे बढ़ी, देखो, दो आब, तो आपको पता है दो आब क्या है, दो नदियों के मध्य, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो हुआ क्या, जैसे मान लो इधर ये नदी है, इधर ये नदी है, इसके मध्य में जैसे मान लो पेड़ पौधे लगे हुए, तो ये अपना विस्तार बढ़ाने के लिए, यानी अपना राज्य बढ़ाने के लिए और स्थायी बसावट करने के लिए ये इन पेड़ पौधों को क्या करते थे, काटते थे, इनकी कटाई करते थे। यदि वो जो पेड़ पौधे कटाई के माध्यम से नहीं होते तो फिर क्या करते थे, ये जंगल में आग लगा देते और यहाँ की जो जमीन है वो कर लेते, समतल कर लेते थे बसावट के लिए। तो ये था अग्नि की मदद से दो आप क्षेत्र में ये सभ्यता बढ़ी। और क्या चीज है, तो और क्या, देखो दोस्तों, हमने ऋग्वेद काल के अंदर पढ़ा था कि स्थायी बसावट नहीं थी, तो अब क्या होने लगी थी, स्थायी बसावट। अब क्या होने लगी थी, स्थायी बसावट। देखो, स्थायी बसावट की वजह से, स्थायी बसावट की वजह से अब जनपद के रूप में आने लगे।
अर्थात जन है वो अब क्या बन गए थे, जनपद। क्या बन गए थे, जनपद। यानी दो या दो से अधिक जनों यानी राज्यों को मिलाकर के क्या बनने लगे थे, जनपद। तो जन का अर्थ यहाँ पर राज्य भी ले सकते हो। अब राज्य वो क्या बनने लगे थे, जनपद के रूप में बनने लगे थे। ठीक है। अब यदि मैं मुख्य बड़े जनपदों की बात करूं तो कौन सा है, तो मुख्य यदि मैं बड़े जनपदों की बात करूं, जैसे बड़े जनपद, तो नंबर काशी, कौशल, विदेह, मत्स्य, ये सब क्या है, ये वो बड़े जनपद है जो जन से किस में परिवर्तित हो गए, जन का किस में परिवर्तन हो गया था, जनपद के रूप में इनका क्या हो गया था, परिवर्तन हो गया था। और क्या है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कौन सी बात है, तो सर इनका जो विस्तार है वो बढ़ा कैसे था, एक छोटी सी कहानी आती है। और वो कहानी कौन सी है, एक बार आप उस कहानी को सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में जो एक्सक्यूज है वो एक्सक्यूज ना रहे। अक्सर बोला जाता है कि देखो उस समय एक राजा थे और उन राजा का नाम है राजा विदेह माधव। राजा कौन थे, तो राजा विदेह माधव। ठीक। और इनके पुरोहित थे, पुरोहित का क्या नाम है, इनके पुरोहित थे, उन पुरोहित जी का नाम है वो है गौतम राहुगण। इनके पुरोहित जी का क्या नाम है, तो वो है गौतम राहुगण, गौतम राहुगण। देखो राजा कौन थे, विदेह माधव। ठीक है। इनके पुरोहित कौन थे, गौतम राहुगण। देखो हुआ क्या, इन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया था। क्या किया था, एक यज्ञ किया था। और उस यज्ञ के अंदर देवता प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने कहा, देवता प्रसन्न हो गए तो देवता ने कहा कि आपने मेरे को प्रसन्न किया तो आप मांगो जो आपको मांगना है, क्या चाहिए आपको। तो इन्होंने कहा हमें चाहिए राज्य क्षेत्र। क्या चाहिए, राज्य क्षेत्र चाहिए। तो राज्य क्षेत्र चाहिए तो देवता ने कहा कि आप इस यज्ञ की अग्नि को उठा लो, आप इसे यज्ञ की अग्नि को उठा लो और जहां तक जाओगे वो क्षेत्र है वो आपका होगा। लेकिन शर्त ये है कि अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। अर्थात जब तक अग्नि रहेगी वो, जब तक अग्नि रहेगी और जहां तक आप अग्नि को लेके जाओगे वो क्षेत्र आपका रहेगा। तो साहब दोनों चल निकले, एक हाथ में इन्होंने अग्नि ले ली, साथ में पुरोहित जी राजा के साथ निकल गए। क्योंकि पुरोहित पहले राजा का क्या था, मुख्य सलाहकार था। तो साहब रहना ही पड़ेगा, इनको दान और दक्षिणा दी जाती थी, इनको जो पेमेंट दिया जाता था वो राजा के साथ रहना ही कहीं दिया जाता था। तो विदेह माधव जी राजा थे और गौतम राहुगण ये इनके क्या थे, पुरोहित थे। दोनों ने भगवान का यानी ईश्वर का आशीर्वाद लेके एक हाथ के अंदर अग्नि ले ली और निकल गए। साहब चलते गए, ये यमुना से चले थे, यमुना नदी के किनारे से चले थे, चलते 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 ये पहुंच गए थे गंडक नदी के पास। कहां तक है, गंडक नदी के पास। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और उस झोंके से ये अग्नि है वो बुझ गई थी, अग्नि है वो प्रज्वलित हो गई, बुझ गई थी। और इन्होंने पीछे मुड़ के देखा पीछे मुड़ के देखा तो बहुत तेज हवा आ रही थी और उस तेज हवा के झोंके में उनका जो सपना था वो टूट गया था। अर्थात ये यमुना से लेकर के गंडक नदी के मध्य ही अपना उन्होंने क्या किया था, अपना राज स्थापित किया था। तो ये छोटी मोटी कहानी आती है। पीछे मुड़ के देखा तो महल बने हुए थे और घरों की बसावट बनी हुई थी ईश्वर की कृपा से। तो ये छोटी मोटी कहानी आती है, एक बार आप इसको याद कर लेना। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। चलो अब उत्तरी वैदिक काल के अंदर कुछ मृद भांड मिले थे। वो मृद भांड कौन से कहाँ से मिले थे, तो देखो मृद भांडों के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। पिछले एक दो एग्जाम के अंदर मतलब बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो तो बात आती है हमारी कि उत्तर वैदिक कालीन मृद भांड की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो देखना उत्तर
वैदिक कालीन मृद भांड की प्राप्ति कहां से हुई थी? मृद भांड की प्राप्ति कहां से हुई थी? तो याद रखना, नंबर फर्स्ट हुई थी वो हुई थी उत्तरी राजस्थान से। नंबर फर्स्ट उत्तरी राजस्थान। सर और कौन से एरिया थे? तो उत्तरी राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और कौन सा है सर? पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी। कहां से प्राप्ति हुई थी? तो देखो, मैं बात करता हूं, यदि मैं उत्तरकालीन मृद भांडों की बात करता हूं तो वो कहां से प्राप्त हुई थी? तो नंबर एक वो प्राप्त हुई थी, वो हुई थी उत्तरी राजस्थान से। उत्तरी राजस्थान, ठीक है सर। और कहां से हुई थी? तो वो हुई थी पंजाब से। वो हुई थी पंजाब से। सर और कहां से हुई थी? तो वो हुई थी हरियाणा से। सर और कहां से हुई थी? तो वो हुई थी पश्चिमी यूपी से, उत्तर प्रदेश से। कहां से हुई थी? पश्चिमी यूपी से। यहां से क्या मिला था? तो वो मिला था उत्तर वैदिक कालीन जो मृदभांड के साक्ष्य मिले थे वो इन राज्यों से मिले थे। सर और क्या है? तो और क्या है, यहां से लोहे की प्राप्ति भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? लोहे की प्राप्ति। लोहे की प्राप्ति। अब लोहे की प्राप्ति कैसे है, क्या है, क्या नहीं, देखो लोहे की प्राप्ति है वो कहां से हुई थी? तो उसके लिए आपको 3 से 4 क्षेत्र है। 3 से 4 क्षेत्र है, उनके बारे में आपको याद रखना है। कौन से क्षेत्र है जहां से लोहे की प्राप्ति हुई थी? तो नंबर 1 आता है अंतरजी खेड़ा। लोहे की प्राप्ति नंबर 1 आता है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा, यहां से क्या प्राप्त हुई थी? लोहे की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? लोहे की प्राप्ति हुई थी। सर अंतरजी खेड़ा कहां है? तो अंतरजी खेड़ा कहां है? तो दोस्तों ये कहां है? यूपी में। कहां पर है? यूपी में। सर नंबर 2 हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, सर हस्तिनापुर भी कहां है? यूपी में। नंबर 3 बात आती है नेहा। ये कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये है राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान। और सॉरी, ये नेहा नहीं है, ये नो है, नो है, ठीक है। ये कहां पर है? राजस्थान। सर और कहां से प्राप्ति हुई थी? तो और हुई थी जखेड़ा। और कहां से प्राप्त हुई थी? तो नंबर 4 बार आती है, वो आती है जखेड़ा। दोस्तों जखेड़ा भी कहां पड़ता है? तो वो भी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर, नोहे और जखेड़ा, यहां से लोहे की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? लोहे की। और कहां से प्राप्त हुई थी सर? तो ये इतने याद रख लेना, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि सर जो नोहे राजस्थान है, यहां से क्या मिला था? कुल्हाड़ी मिली थी। क्या मिला थी? कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला था। किसका मिला था? कुल्हाड़ी का साक्ष्य। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उत्तर वैदिकालीन मृद भांडों की प्राप्ति उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। और उसके बाद लोहे की प्राप्ति हुई थी। तो सर लोहे की प्राप्ति कहां से हुई थी? तो लोहे की प्राप्ति अंतरजी खेड़ा। और कहां से हुई थी सर? लोहे की प्राप्ति अंतरजी खेड़ा, ठीक है। नंबर 2 हस्तिनापुर, नंबर 3 नोहे, नंबर 4 है जेखड़ा। जेखड़ा कहां पर पड़ता है? यूपी में। नोहे राजस्थान में, हस्तिनापुर यूपी के अंदर पड़ता है। और क्या पड़ता है सर? सॉरी, ये जो हस्तिनापुर है ना, ये यूपी नहीं पड़ता है, ये पड़ता है साहब हरियाणा। हरियाणा और पंजाब के संगम पर पड़ता है हरियाणा, ठीक है। इतना एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना। उसके बाद कौन सी बात आती है? उसके बाद एक बात आती है, वो कौन सी है कि
लोहे का उपयोग किसमें किया जाता था? लोहे का उपयोग किसमें किया जाता था सर? देखो, यदि मैं बात करूं लोहे का उपयोग, तो लोहे का उपयोग लोहे का उपयोग तो लोहे का उपयोग प्रथम बार, यदि लोहे का उपयोग प्रथम बार किया गया था, वो किया था हथियार बनाने में। हथियार बनाने में। उसके बाद कौन सी बात आती है? फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे प्रचलन में ये कृषि यंत्रों में बदल गया। फिर कृषि यंत्रों के रूप में आने लग गया था। तो पहले लोहे का उपयोग है वो हथियार बनाने के अंदर किया जाता था, फिर इनके द्वारा जो कृषि उपकरण है उनको उनमें काम में लिया जाने लगा। और यदि मैं बात करूं तो लोहे को अर्थवेद में या अर्थकालीन वेद में, या फिर लोहे को अथर्वा वेद में किस नाम से जाना जाता है? लोहे को अथर्वा वेद में किस नाम से जाना जाता है? पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों ये, कि लोहे को अथर्वा वेद के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कृष्ण अपास। किस नाम से जाना जाता है? कृष्ण अपास। और लोहे को अथर्वा वेद के अंदर कृष्ण अयास के नाम से जाना जाता है। कृष्ण अयास। कहीं कहीं पर इस कृष्ण अयास का नाम श्याम अयास भी माना जाता है। श्याम अयास भी लिखा हुआ मिलता है। तो देखो, लोहे का उपयोग है वो प्रथम बार हथियार बनाने के अंदर किए जाते थे। उसके बाद कृषि के यंत्र बनाने में उपयोग किए जाने लगे। उसके बाद अथर्वा वेद के अंदर इस लोहे को कृष्ण अयास भी कहा जाता है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? कहीं कहीं पर इसका नाम श्याम अयास भी पाया गया है। सर और क्या है बात है? तो देखो फिर उत्तर वैदिक काल के अंत के समय में सिक्के पाए गए थे, और उन सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के और आहात सिक्के। आहात सिक्के, ठीक है। इन आहात सिक्कों को पंचमार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमार्क कहा जाता है। और क्या बात है, ये मिले कब थे? तो उत्तर वेद काल में अंत समय में, जो लास्ट समय आया था, उस समय ये आहत सिक्के पाए गए थे, जिसे पंचमार्क भी कहा जाता है। ये आए थे जब उत्तर वेद काल का अंतिम समय, जब हम अंतिम समय पढ़ेंगे इसका, तब ये पाया गया था। ठीक है सर। ये इन सिक्कों की और विशेषता क्या थी? तो ये सिक्के चांदी के थे, चांदी के बने सिक्के। किसके सिक्के थे? चांदी के बने सिक्के थे। और क्या है? ये लेखविहीन सिक्के थे। लेखविहीन सिक्के थे, याद रखना। यानी आहत सिक्के उत्तर वेद काल से पाया गया है। इन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है। ये चांदी के सिक्के थे और ये लेखविहीन सिक्के थे। कौन से सिक्के थे? लेखविहीन सिक्के थे। ठीक है। तो ये हमारी उत्तर वेद काल के अंदर हम पढ़ रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट भौगोलिक विस्तार के बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा कर रहे थे। अब अगली जो हेडिंग है वो लगा लीजिए आप, राजनीतिक स्थिति। कौन सी स्थिति रे? राजनीतिक। तो अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति के बारे में। छोटी मोटी बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इनके अंदर आपको शब्दावली है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। शब्दावली के संबंधी क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक स्थिति। सर राजनीतिक स्थिति के अंदर क्या है? यदि मैं राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो देखो, जो जन यानी राज्य है, देखो सबसे पहले बात करें तो राजनीतिक स्थिति की बात करें तो स्थायी बसावट,
स्थायी बसावट हो गई। अब जो बसावट है वो क्या हो गई थी, स्थायी हो गई थी। और कौन सी बातें हैं, तो देखो जो जन यानी राज्य, जन यानी राज्य है, वो किसके अंदर प्रयुक्त हो गए थे, तो वो हो गए थे जनपद में। किसमें हो गए थे, जन यानी राज्य, जन क्या बन गए थे, जनपद बन गए थे, क्योंकि जनता स्थायी बसावट हो गई थी। फिर एक या दो राज्य मिलकर के किसमें प्रयुक्त हो गए थे, तो वो हो गए थे जनपद के अंदर। और क्या बात है सर, फिर मैंने कहा था कि लोहा क्रांति चली थी। क्या चली थी, लोहा क्रांति, ठीक है। हुआ क्या था, इस लोहा क्रांति की वजह से जो व्यापारी है, जो किसान है, जो शिल्पकार है, वो क्या हो गए थे, धनवान हो गए थे। क्या हो गए थे, धनवान हो गए थे। यानी उनका जो व्यापार है, उनका जो धंधा है वो बढ़ने लग गया था, पैसा आने लग गया था, इसीलिए व्यापारी, किसान और शिल्पकार वो क्या हो गए थे, धनवान हो गए थे। सर और क्या बात है, तो देखो उसके बाद हुआ क्या। अब देखो जैसे ही व्यापार, किसान और शिल्पकार धनवान होंगे, राजा क्या होने लग गया था, शक्तिशाली। राजा क्या होने लग गया था, शक्तिशाली। क्योंकि देखो व्यापार बढ़ेगा तो राजा के पास टैक्स आएगा, यदि किसान होगा तो ऑटोमेटिक व्यापार बढ़ेगा तो किसके पास टैक्स आएगा, राजा के पास। शिल्पकार यानी नए नए शिल्पी पैदा होंगे, वो व्यापार करेंगे, उससे किसका फायदा होगा रे, राज्य का, यानी राजा के पास। अर्थात राजा क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया था। और चलते चलते राजा क्या बना गया था, अब राजा नहीं, अब राजा सरदार नहीं रहा था। इस पर और भी थोड़ी बहुत और भी ये काफी गतिविधियों के अंदर काम करने लग गया था। अर्थात राजा के अस्तित्व में आना प्रारंभ हो गया था राजनीति, ये उत्तर वैदिक काल के समय। और क्या बात आती है, तो देखो एक ग्रंथ मैंने बताया था, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बताया था, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। देखो इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, कि देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के क्या मिलता है, इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है रे, तो वो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ यानी देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ठीक है सर। और कौन सी बात आई है, और बात ये कि अर्थवेद में विष यानी जनता के द्वारा राजा को बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। कौन सा मिलता है, विष यानी अथर्ववेद में क्या मिलता है, विष का अर्थ क्या है, जनता। यानी अथर्ववेद के अंदर विष यानी जनता के द्वारा राजा बनाने या चुनने का उल्लेख या जानकारी मिलती है। यानी राजा किस प्रकार से बनेगा, कौन राजा को चुनेगा, राजा के क्या क्या कार्य होंगे, अर्थात राजा का जनता के प्रति क्या जो दायित्व रहेगा, वो सब कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। यानी अब क्या है कि राजा का चुनाव कौन करती है, अर्थात राजा को कौन बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि सर जनता बनाती है। और ये हमें जानकारी वैदिक काल के अंदर कहाँ से मिलती है, तो अथर्ववेद में मिलती है। और कौन से काल में मिलती है, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल। कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल के अंदर। और दोस्तों याद रखना, उत्तर वैदिक काल के अंदर हम ऋग्वेद को छोड़ करके जो बाकी तीनों वेद है उनका अध्ययन करेंगे। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है उन सब ब्राह्मण ग्रंथों का किसमें अध्ययन करेंगे, उत्तर वैदिक काल में। अर्थात ऋग्वेद कालीन के अंदर ओनली फॉर ऋग्वेद को पढ़ाया जाएगा। किसको पढ़ाया जाएगा, ऋग्वेद को। और तो उत्तर वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद को छोड़ करके जो बाकी तीनों वेद है उन तीनों वेदों को पढ़ा जाएगा। और प्लस के अंदर जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे वो ऋग्वेद के हो, चाहे सामवेद के हो, चाहे अथर्ववेद के हो, उन सभी को किसके अंदर पढ़ा जाएगा, उत्तर वैदिक काल के अंदर पढ़ा जाएगा। और कौन सी बातें हैं सर इनके बारे में, तो देखो नॉर्मली बातों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा सभा और समिति। सभा और समिति
सभा और समिति। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों का दर्जा दिया गया। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों का, यानी प्रजापति था उनकी दो पुत्रियों के बराबर किसको माना है? सभा और समिति को। लेकिन हालांकि यह दोनों कमजोर संस्थाएं थी। कौन सी थी? हालांकि ये दोनों क्या थी? कमजोर संस्थाएं थी। यानी सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों का दर्जा दिया गया, लेकिन हालांकि ये दोनों भी क्या थी? संस्थाएं क्या थी? कमजोर थी। और क्या आता है? तो और छोटे छोटे जन मिलकर एक बड़ा जनपद, यानी दो छोटे छोटे जनों को मिलाकर, दो छोटे छोटे जनों को मिलाकर एक बड़ा जनपद बनाया गया। ठीक। और क्या है? राजा अपने 12 रत्नीन के घर जाकर, राजा अपने 12 रत्नीन के घर जाकर क्या करता था रे? राजा अपने 12 रत्नीन के घर जाकर रतन बलि प्राप्त करता। राजा अपने 12 रत्नीन के घर जाकर, रत्नीन के घर जाकर रतन बलि प्राप्त करता। क्या करता? रतन बलि प्राप्त करता। दोस्तों ये रत्नीन क्या होते थे? इसके जो मंत्री होते थे, क्या होते थे? मंत्री। बताएंगे 12 रत्नीन कौन थे? ये वहां जाकर के क्या प्राप्त करता? रतन बलि। रतन बलि का अर्थ है, या रतन बलि का अर्थ क्या है? कि मंत्रियों के द्वारा राजा को दी जाने वाली भेंट। मंत्रियों को राजा के द्वारा दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? रत्नीन कहलाती। इसका मतलब क्या है? उस समय ये स्थायी सैन्य शक्ति नहीं थी। तो राजा क्या करता था? अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ करता रहता था, यज्ञों का आयोजन करता। देखो, यदि मैं बात करूं सभा और समिति की, तो सभा और समिति का जो पद है वो प्रजापति की दोनों पुत्रियों के समान माना है, लेकिन सभा और समिति दोनों संस्थाएं भी क्या थी? उसमें कमजोर थी। क्या थी? कमजोर थी। सर और क्या बात है? तो छोटे छोटे जन मिलकर के किसका निर्माण करते थे? तो दोस्तों छोटे छोटे दो जन मिलकर के किसका निर्माण करते थे? एक जनपद का, यानी एक बड़ा जनपद मिला लेते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक राज्य मिलकर के एक बड़े जनपद का क्या करते थे? निर्माण करते थे। उसके बाद क्या? राजा अपने 12 रत्नीन यानी 12 मंत्रियों के घर जाता था और वहां से क्या प्राप्त करता था? रतन बलि। और मैंने पिछली क्लास में बताया है, बलि का अर्थ है जनता के द्वारा दी जाने वाली राजा को भेंट। लेकिन यहाँ क्या है? रतन, यानी राजा के 12 रतन का मतलब है राजा के 12 मंत्री, अर्थात राजा अपने 12 मंत्रियों के घर जाता और वहां से क्या प्राप्त करता? बलि, यानी उपहार प्राप्त करता, और उस भेंट को क्या कहा जाता है? रतन बलि। और क्या है? उस समय स्थायी सैन्य शक्ति नहीं थी, राजा के पास कोई स्थायी सैन्य शक्ति नहीं थी। राजा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए देवताओं को प्रसन्न करता था और उसके संदर्भ में क्या करता था? यज्ञ का आयोजन करता रहता था। तो दोस्तों ये थी हमारी राजनीतिक। अब हम कल चर्चा करेंगे कौन से यज्ञ थे, और हम अपनी क्लास को आगे विधित रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।